चलिए, क्लास आप लोगों की शुरू हो गई है। मैं आप लोगों के लिए आज संसद वाली क्लास लेके उपलब्ध हूँ और हम लोग संसद पढ़ेंगे। संसद की तरफ आज आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जो नैतिक जिम्मेदारी है उसे पूरी कर ली जाए। डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ लाइव टेस्ट और क्विज, ये अनअकैडमी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराती है ना। अनअकैडमी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराती है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर कोर्स की बात करते हैं या अनलिमिटेड एक्सेस की बात करते हैं तो आपको एडमिशन की तरफ जाना होता है। दो तरीके के जो कोर्स हैं वो आपके पास उपलब्ध है। एक प्लस कोर्स उपलब्ध है, एक आइकॉनिक कोर्स उपलब्ध है। इसको देखेंगे इसके बारे में। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपको अबाउट बता दूं। लगभग 12 ईयर का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर सिविल सर्विसेज, है ना। मतलब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मैं पिछले 12 वर्षों से अध्यापन का कार्य लगातार कर रहा हूँ। डायरेक्टर ऑफ निश्चय के रूप में आप देख सकते हैं 12 वर्षों से इस संस्था को मैं संचालित कर रहा हूँ। मोटिवेटर राइटर के रूप में आप जानते हैं, पीएसआईआर थिंकर्स के स्पेशलिस्ट के रूप में आप जानते हैं। मोर देन 90 प्लस स्टूडेंट मेरे साथ लगकर जुड़कर अपना सिलेक्शन ले चुके हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर चुके हैं। ठीक इसी तरीके से अगर प्लस कोर्स की आप फीस मुझसे जानना चाहेंगे तो 49,500 रुपये फीस है 12 महीने के लिए। और ये फीस जब मेरा रेफरल कोड आप यूज करते हैं एज ए अमरेंद्र, तो ये फीस कम होके हो जाती है 44,550 रुपये। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये 4 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। पर्सनल कोच आपको अवेलेबल हो जाता है, डेली प्रैक्टिस मेंस आंसर राइटिंग आपको मिलने लगती है, कि स्टडी प्लानर आपको मिलता है, साथ ही साथ पर्सनल फीडबैक आपको मिलने लगता है। इसके चार्जेस होते हैं 69,500। रेफरल आप यूज करेंगे अमरेंद्र विंग, आपको देना पड़ेगा 62,550 रुपये। इसके लिए इसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है यूपीएससी में, आप जानते हैं स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो तैयारी है किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा ही हो पाती है, विशेषज्ञ के द्वारा। तो मैं पीएसआईआर को 12 वर्षों से पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ लगातार। ऐसी स्थिति में 27,500 रुपये 1 ईयर की फीस है और ये कोर्स आपका 24,750 में मिलता है जब आप रेफरल कोड यूज करते हैं अमरेंद्र। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने की फीस में ना जाके मैं 6 मंथ के फीस में जाऊं, तो 6 महीने में भी आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है। फीस होती है 22,500। रेफरल यूज करते हैं अमरेंद्र, गेट 10% डिस्काउंट आपको मिलता है 20,250, लगभग 20,000 में आपको ऑप्शनल मिल जाता है। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हैं फिल्म्स के लिए, हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल, तो आप आगे जा सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे संसद पे, पार्लियामेंट में। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। जैसे हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था कि कहाँ पे कितने सदस्य होते हैं और किस तरीके से जो लोग राज्यसभा के लोग हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकसभा के जो लोग हैं वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था। ये भी देख लिया था कि नाम निर्दिष्ट एंग्लो इंडियन होते थे 104वां संविधान संशोधन के बाद। अब नॉमिनेशन वाली जो चीज़ें हैं हटा दी गई हैं। लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया हम लोगों ने देख लिया था कि ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और सार्वभौम वैश्य मताधिकार पर इसका चुनाव होता है। ये हम लोगों ने देख लिया था। प्रत्येक जनगणना के पुनर्समायोजन की बात हम लोगों ने देख ली थी। अक्सर जनगणना के बाद जो है वो इनको अनुपादित किया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के सीटों का आरक्षण देखना था हम लोगों को। तो देखिए, संविधान में किसी धर्म विशेष के प्रतिनिधित्व की बात का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों, विशेषकर एससी और जनजातियों एसटी के लिए लोकसभा में सीटें अवश्य आरक्षित की गई है। देखना है, हालांकि ये आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, लेकिन लगातार ये बढ़ाया 10 वर्ष करके बढ़ाया जाता रहा है। अभी भी ये बढ़ाया जा चुका है। ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को न अपनाना, क्यों लोकसभा में हम लोगों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को नहीं अपनाया? तो इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि ये डायरेक्ट चुनाव है और इसमें बहुत सारे लोगों का चुनाव एक साथ होता है। ऐसी दशा में इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं अपनाया गया। इसलिए भी नहीं अपनाया गया क्योंकि ये बहुत टेक्निकल होता है, देखिए बहुत जटिल होता है। इसलिए हम लोगों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं अपनाई। खर्चीली पद्धति होती है इसलिए भी, है ना। हाँ, इसलिए भी हम लोगों ने नहीं अपनाई। देखिए, दोष देख लीजिए अनुपातिक के।
अत्यधिक खर्चीली है, उपचुनाव में इसका असर नहीं दिखता, मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता नहीं बन पाती और अल्पसंख्यक सामूहिक हितों को ये बढ़ावा देती है। ठीक है, दोनों सदनों की अवधि की अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा की अवधि है ये एक परमानेंट हाउस है, जो राज्यसभा है ये एक परमानेंट हाउस है, इसका मतलब स्थायी सदन है। स्थायी सदन है मतलब ये कभी भंग नहीं होता। तो राज्यसभा की अवधि नहीं होती, राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि अवश्य होती है। ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि होती है और इनकी पदावधि होती है 6 वर्ष। इनका रूल होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस तरीके से प्रत्येक एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। देखिए, इसका विघटन नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा, किंतु 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये सीटें फिर से चुनाव द्वारा भरी जाती है। राष्ट्रपति हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोचयन करता है या मनोनयन करता है। वो जो 12 सदस्य होते हैं यहाँ पर, सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी बार भी नामित हो सकते हैं, इसके लिए किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की है, इसे संसद पर छोड़ दिया गया है। इसी के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष होगा। अब आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, कहाँ लिखा गया है, तो आप ये नहीं बताएंगे कि ये संविधान में लिखा गया है, बल्कि ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा ऐसा प्रावधान है। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली बार राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया है। पहले बैच में ये तय हुआ था कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मन में आपके डाउट है, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो ऑलरेडी 5 वर्ष है। इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है और इमरजेंसी लागू होने पर, आपातकाल लागू होने पर ये 5 वर्ष से ज़्यादा भी चल सकती है, ज़्यादा भी चल सकती है। ठीक है, हाँ। तो मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा के बारे में जितनी बातें लिखी बता दी मैंने फटाफट। सदस्यों की अर्हता की बात करें तो अगर संविधान में ने संसद में चले जाने के लिए कुछ निम्नलिखित प्रावधान बनाए थे, जैसे भारत का नागरिक हो और जो जिस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग अधिकृत करता है उसके सामने शपथ लेनी होती है, भारत की संप्रभुता को, अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, इस तरीके की शपथ होती है। इनके लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कुल 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, जो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा संसद जो और कुछ कानून बना दे उस योग्यता को पूरा करना चाहिए। निर्भरता की बात करें तो कोई भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता अगर वो लाभ के पद पर है, अगर वो पागल है या वो किसी बैंक के द्वारा दिवालिया है तो वो संसद सदस्य बनने के योग्य नहीं होता है। ठीक है, ये शायद मैंने पढ़ा दिया है आपको, यहाँ पे रिवीजन आपका हो रहा है, इसलिए आगे चलते हैं जहाँ से आपका पूरी तरीके से शुरू करना है। वेतन और भत्ते भी आप लोगों ने देख लिया है। संसद के पीठासीन अधिकारी देखना था, ये यहाँ से हम लोगों को एक्चुअल में ठीक ढंग से पढ़ना था। संसद के प्रत्येक सदन अपना पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होता है। इसी तरीके से अध्यक्ष के अगर ना हो तो उपाध्यक्ष होता है, सभापति ना हो तो उपसभापति होता है। तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है। हालांकि सभापति जो है ये पदेन अध्यक्ष होता है हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वाइस प्रेसिडेंट, वो पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये पदेन नहीं होता है, बल्कि लोकसभा के सदस्य अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्य अपने में से उपसभापति का तो चुनाव करते हैं, सभापति का नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो निर्वाचन एवं पदाधिकारी की बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष, तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है।
मतलब जब तक लोकसभा रहेगी तब तक। इसका मतलब है कि अगर लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया तो लोकसभा अध्यक्ष 5 वर्ष तक रहेगा। इवन जब तक नई लोकसभा नहीं चुनकर आ जाती और पहली बैठक नहीं होती तब तक लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में बना रहता है। यद्यपि लोकसभा भंग हो जाती है, बावजूद इसके जो अध्यक्ष है वो तब तक अध्यक्ष बना रहेगा जब तक नया सत्र शुरू ना हो जाए। ठीक है, इसका पद जो है लोकसभा अध्यक्ष के का पद है 3 मामलों में इसे समाप्त किया जा सकता है या समाप्त हो सकता है। जैसे यदि वह सदन का सदस्य न हो तो लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र दे दे तो भी रिक्त हो जाता है। एक बात याद रख लीजिएगा, जब भी पूछा जाएगा कि लोकसभा अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो जनरली आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह देते हैं राज्य की राष्ट्रपति को देता है। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संकल्प से उसे हटाएं तो ऐसा संकल्प पास होते ही जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष है वो नहीं रहेगा। ठीक है ना। हालांकि जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया होती है तब अध्यक्ष पीठासीन नहीं होता, मतलब अध्यक्ष अध्यक्ष की कुर्सी पे नहीं होता है। लोकसभा में उसे अपने पक्ष में बोलने का और अपने लिए मतदान करने का भी अधिकार होता है। लेकिन अगर मतदान टाई होता है, बराबर होता है, तो ऐसी दशा में फिर वो निर्णायक मत नहीं देता। ठीक है ना। निर्णायक मत देने का अधिकार उसे होता है जो उस समय लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर होता है। ठीक है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जब लोकसभा विघटित होती है अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता। देखिए हमने कहा ना कि लोकसभा के भंग होने पर अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा के प्रथम बैठक तक अपना पद धारण करता है, मतलब लोकसभा के जीवन काल तक ये बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, शक्ति और कार्य देख लें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है लोकसभा अध्यक्ष का। तीसरी या चौथी वरीयता में आता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। लोकसभा का वो प्रतिनिधि मुखिया होता है। वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके विशेषाधिकार का संरक्षक भी होता है यही। वह सदन का मुख्य प्रवक्ता भी होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। सभी प्रकार के जो अनुशासन है वो सब उसके अंतर्गत होते हैं। वह लोकसभा का पीठाधीन अधिकारी ही नहीं बल्कि इससे अधिक है। इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे वह सदन के अंदर सम्मान, प्रतिष्ठा और सर्वोच्च अधिकारों का उपभोग करता है। लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों से, भारत के संविधान से, लोकसभा की प्रक्रिया से और कार्य संचालन नियम संसदीय परंपराओं से शक्तियां प्राप्त करता है। वो अपने कर्तव्यों को करता है। अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य देखें तो निम्नलिखित रूपों में हम लोग देख सकते हैं। जैसे सदन की संपूर्ण कार्यवाही का संचालन उसके द्वारा कराया जाता है। साथ ही साथ ये उसका प्राथमिक कर्तव्य है और इसका निर्णय अंतिम होता है। सदन के भीतर की बात करें तो वो संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, संसदीय पूर्वाग्रहों का अंतिम व्याख्याकार होता है। संसद के जो नियम है उसका अंतिम जो व्याख्याकार होता है वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वो कोरम पूरा कराए, गणपूर्ति के का प्रावधान करे और अगर गणपूर्ति नहीं हो पा रही है तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दे। सामान्य स्थिति में वो मत नहीं देता, लेकिन जब वोट बराबर हो जाता है तो वो मत देता है। ठीक है ना। मतलब उसके पास निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब राष्ट्रपति आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन कभी बुलाता है, हालांकि ऐसा आज तक 3 बार ही हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये अलग बात है कि जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है, जब अध्यक्ष नहीं होता है तो उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष भी नहीं होता है तो उसकी अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है। उपसभापति भी नहीं हो तो राष्ट्रपति जिसे कहे वो अध्यक्षता करता है। ठीक। सदन के नेता के आग्रह पर वो गुप्त बैठक भी बुलाता है और जब गुप्त बैठक होती है तो किसी अनजान व्यक्ति को चैम्बर या गैलरी में जाने की इजाजत नहीं होती है और ये अनुमति कौन देता है? अध्यक्ष देता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अध्यक्ष यह भी तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अर्थात धन विधेयक का निर्णय इसी का अंतिम होता है। हालांकि धन विधेयक कोई चीज है या नहीं इसको 2 बार प्रमाणित करता है। एक बार जब राज्यसभा विधेयक भेजा जाता है, एक बार जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। ठीक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसे निर्णय करने का अंतिम अधिकार होता है
इसकी कार्रवाइयों पे न्यायालय कोई एक्शन नहीं लेता है। लेकिन अभी हाल ही में एक उदाहरण रहा कि आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पास किया गया, जबकि आधार विधेयक का धन विधेयक से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में न्यायालय ने टिप्पणी करी थी इस तरीके का काम किया जाना संसदीय प्रक्रिया का हनन है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए इस तरीके से स्वार्थपरता से कार्य न किया जाए। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी होता है, ये भी चुना जाता है। लोकसभा के सदस्य इसको भी चुनते हैं। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्यों को इस स्थान के लिए चुनती है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत पद धारण करता है, परंतु 3 स्थितियों में अपना पद छोड़ सकता है। ठीक वही बात है, सदन के सदस्य न रहने पर, अध्यक्ष को संपोधित त्याग पद दे देने पर, या लोकसभा तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से उठे उसे हटा दे तो वो अपने पद पर नहीं रहेगा। अध्यक्ष का पद जब रिक्त होता है तब उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में भी उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है और दोनों स्थितियों में अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अगर अध्यक्ष की अनुपस्थिति है तो उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक में अध्यक्षता करता है, ऊपर मैंने बता दिया। ठीक है, वह जो प्रत्यक्ष रूप से, देखिए उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपको लगता है कि जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष का अधीनस्थ होता है तो ऐसा नहीं है। उपाध्यक्ष सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार भी होता है, उसे जब कभी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाएगा, है ना, बहुत सारे संसदीय समिति होंगे, जब कभी उन्हें संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा तो वो सीधे उसका अध्यक्ष हो जाता है। जब भी कभी उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है, मतलब अध्यक्ष बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सदस्य रहेगा। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो पहली बार मत नहीं देता, मतलब केवल और केवल निर्णायक मत देता है जब वोट टाई होता है तब। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का हो तो वो पीठासीन नहीं होगा और अपने लिए वोट कर सकता है, अपने बचाव में वोट कर सकता है, ऐसा है। लोकसभा के सभापतियों की तालिका की बात करें तो लोकसभा के नियम के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति के लिए नामांकित करता है। मतलब लोकसभा नियमों के अंतर्गत जो अध्यक्ष है वो 10 लोगों को सभापति तालिका, एक लिस्ट होती है, उसमें नामांकित करता है। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। देखो, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, इसके बाद 10 लोगों की एक लिस्ट होती है, ABCD कर लें। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर दोनों ना हो तो इनमें से कोई भी जो उपलब्ध होगा पीठासीन अधिकारी बनता है। पीठासीन होने पर उनकी शक्ति अध्यक्ष के बराबर ही होती है। वह तब तक पद धारण करता है जब तक नया सभापति चुनकर न आ जाए। सामयिक अध्यक्ष, इसे छद्म अध्यक्ष भी कहते हैं, इसे प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपना पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को, जो कि वास्तव में वरिष्ठ हो, सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है, मतलब जो प्रोटेम स्पीकर बनता है वो उसकी शपथ राष्ट्रपति कराता है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में अधिकारी होता है। उसका मूल कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलवाना, मुख्य कार्य होता है सदस्यों को शपथ दिलवाना। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद समाप्त हो जाता है, अतः वह अल्पकालीन होता है, प्रोटेम होता है, छद्म होता है, थोड़े समय के लिए होता है। राज्यसभा के सभापति के बारे में बात कर लें। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है।
उपराष्ट्रपति के रूप में वो काम करता है और राज्यसभा सभापति के रूप में वो काम, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। कब? जब वो राष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है तो वो सभापति का काम नहीं करता, लेकिन अगर वो उपराष्ट्रपति के रूप में है तो वो अध्यक्ष का काम करता है। राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए, या यूं कह लें कि जब सभापति को उसके पद से हटा दिया जाए तो वो उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर ही है। लगभग अध्यक्ष के पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं जो सभापति के पास नहीं है, जैसे धन विधेयक के संबंध में। संसद में नेता मतलब सदन का नेता, लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर सदन के नेता की बात हम करें तो प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। हो गया, बात खत्म हो गई कि उसके पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के पास होते हैं, वैसे राज्यसभा के अध्यक्ष के पास नहीं होते। सदन के नेता की बात कर लें कि सदन का नेता कौन होता है। सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री। यदि लोकसभा सदस्य है तो प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो वो भी सदस्य नेता हो सकता है। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वो मंत्री होता है, और राज्यसभा का सदस्य भी, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाए। प्रश्न होता है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से है तो राज्यसभा में मनोनीत करता है, अगर राज्यसभा से है तो लोकसभा में मनोनीत करता है। यह सदनी कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है और उसे उपनेता मनोनीत करने का अधिकार है। इसी तरह का कार्यकारी अमेरिका में भी बहुमत नेता के रूप में जाना जाता है। विपक्ष के नेता की अगर हम बात करें, विपक्ष का नेता, संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के कुल सदस्य संख्या के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। मतलब अगर हम देखें तो 545 सदस्य संख्या है, तो एटलीस्ट 55 सदस्य तो होने ही चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए। इतनी संख्या पर ही उसके नेता को विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिल सकती है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य उद्देश्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना, ये उसका कार्य होता है। इसलिए लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष का नेता को 1977 में मान्यता मिली। हालांकि इंग्लैंड में विपक्ष की नेता के लिए वैकल्पिक प्रधानमंत्री की व्यवस्था करते हैं, वैकल्पिक मंत्रिमंडल भी होता है। उसके वेतन भत्ते जो सुविधाएं हैं कैबिनेट मंत्री की तरह होती हैं। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी, 1965 में। इस तरह के कार्य करने को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। वहाँ पे एक बहुमत का नेता होता है जो राष्ट्रपति है, तो एक अल्पसंख्यक का नेता होता है जो विपक्ष में होता है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में तो अनोखी संस्था शैडो कैबिनेट कहते हैं, छाया मंत्रिमंडल। इसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है। ये कैबिनेट सरकार में परिवर्तन होने पर वैकल्पिक कैबिनेट मुहैया कराता है। वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी इसे कहा जाता है। वो मंत्री स्तर पर होता है जिसे सरकार वेतन देती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की बात करें, अगर अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अभिप्राय है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना। दूसरे शब्दों में जो सदन को बिना बताए उसे स्थगित किया जाए और अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा ये न बताया जाए, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष राज्यसभा में सभापति को होती है। वह स्थगन दिन या समय पहले से भी सदन को बैठक आहूत कर सकता है। मतलब अगर वो समय बता के स्थगन किया गया है कि 3 दिन बाद, तो वो दूसरे दिन भी बुला सकता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत किसी भी समय वो बुला सकता है। सत्रावसान से क्या आप समझते हैं? पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष हो या सभापति सदन के सत्र को पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। सदन के स्थगन
और सत्रावसान में के अंतर को हम इस रूप में देख सकते हैं कि जब कभी सदन को कुछ समय के लिए या थोड़े दिन के लिए रोका जाता है तो उसे हम लोग स्थगन कहते हैं, और जब एक अनिश्चित काल के लिए और उसकी राष्ट्रपति उद्घोषणा कर दे तो सत्रावसान होता है। विघटन, इसको डिजॉल्व कहते हैं, भंग होना। एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, लेकिन लोकसभा का विघटन होता है। जो विघटन है ये सत्रावसान से अलग है। विघटन का मतलब होता है कि लोकसभा का जीवन काल समाप्त हो गया, अब फिर से नया चुनाव होगा और चुनाव के बाद फिर से नई लोकसभा आएगी, फिर से लोकसभा अपनी सारी कामों को करेगी। विघटन होता कैसे? एक तो स्वयं विघटन होता है जब 5 साल पूरा हो जाए, स्वयं विघटन होता है। दूसरा विघटन होता है जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले, और यह विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है, ध्यान रखिएगा। संसदीय कार्रवाई के संसाधन देख लें। जो संसद है उसकी कार्रवाइयां चलती कैसे हैं? प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है स्टार, तारांकित बोलते हैं, एक अतारांकित और एक अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न देखते हैं। तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? जो स्टार होते हैं। देखिए, जो तारांकित प्रश्न होते हैं ये मौखिक पूछे जाते हैं। मौखिक पूछे जाते हैं, इसका उत्तर मंत्री के द्वारा तुरंत दिया जाता है। इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पूरक प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 2। कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न जो होते हैं उसकी संख्या 2 होती है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अतारांकित का मतलब होता है इसे हम लिखित रूप में देते हैं और इसका उत्तर भी हमें लिखित रूप में मिलता है, इसलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्योंकि उत्तर मिल गया। आप उत्तर पढ़ें, आप संतुष्ट हो या ना हो, क्योंकि अब कोई सामने नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे। अल्प सूचना के प्रश्न जो होते हैं इन्हें कम से कम 10 दिन पहले नोटिस देकर पूछा जाता है, क्योंकि इनका उत्तर भी मंत्री को तैयार करना होता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार कोई प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित हो सकता है। यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्रवाई से संबंधित अन्य मामले से जुड़ी हो जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी है, तो सदस्य से भी पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न में संबंधित प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे कि किसी मंत्री से प्रश्न पूछने के लिए। बस होता क्या है कि ये कुछ महत्वपूर्ण विषय पे होता है और हम चाहते हैं कि उसमें हमें तथ्यात्मक उत्तर मिले, तो इसके लिए हमें समय देना होता है जिससे मंत्री तथ्यों के साथ अपना उत्तर प्रस्तुत कर पाए। तारांकित और अतारांकित अल्प सूचना के प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्नों की सूची क्रमशः हरे, सफेद, हल्के गुलाबी, पीले रंग में छपी होती है ताकि वे एक दूसरे से अलग दिखें। क्या बात है? अगर आप तारांकित प्रश्न पूछ रहे हैं तो ग्रीन कलर होगा, आज से ध्यान रखिएगा। अतारांकित पूछ रहे हैं तो व्हाइट होगा, व्हाइट होगा। अगर अल्प सूचना का प्रश्न है मंत्री से तो पिंक होगा, और अगर वो प्राइवेट लोगों से प्रश्न पूछना है तो येलो होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्नों के संबंध में ग्रीन किससे रिलेटेड है? स्टार क्वेश्चन से। व्हाइट नॉन स्टार, पिंक अल्प सूचना प्रश्न से, और येलो प्राइवेट सदस्यों से अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है। हाँ, प्रस्ताव किसे कहते हैं? लोक महत्व के किसी भी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बहस नहीं हो सकती। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय कभी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए गए प्रस्ताव जो होते हैं उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रस्ताव 3 भागों का है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव, यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो, तो इस तरीके का प्रस्ताव लाया जाता है, इसे कहते हैं महत्वपूर्ण प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव, इसका मतलब होता है
कि ये वह प्रस्ताव है जब मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थापित हो जाता है, स्थगित हो जाता है, और ये प्रस्ताव मूल प्रस्ताव मान लिया जाता है। इसको कहा जाता है स्थापन प्रस्ताव। पूरक प्रस्ताव, यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। इसे सदन में तब पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। मतलब ये किसी मूल प्रस्ताव को पूरा करने के लिए आता है, इसे पूरक प्रस्ताव कहते हैं। इसकी भी 3 श्रेणियां हैं। सहायक प्रस्ताव, सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या हमारे पास। वित्त विधेयक की बात कर लें। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 117। साधारणतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व व्यय से संबंधित हो। इनमें आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने, कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। इसे वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में आता है और इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार बताए गए हैं वित्त विधेयक के। वित्त विधेयक का एक प्रकार है 110, एक्चुअल में इसे धन विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक के 2 प्रकार और हैं, 117 का 1 और 117 का 3। 117 का 1 जो है ये वित्त विधेयक है, 117 का 3 प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक है। प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक है, ऐसा माना जाता है। क्या अंतर है धन विधेयक वित्त विधेयक में? 117 से रिलेटेड हो तो वित्त विधेयक, 110 से रिलेटेड हो तो धन विधेयक। 110 में कुछ बातें बताई गई हैं, कर लगाने से संबंधित बातें हैं और संचित निधि से संबंधित बातें। ये 2 ही बातें हैं तो धन विधेयक होता है, और इन दोनों के साथ साथ अगर लोक कल्याण जुड़ा हो, लोक कल्याण, तो वो वित्त विधेयक हो जाता है। जैसे हमारा बजट एक वित्त विधेयक है, ठीक है। इस वर्गीकरण के अनुसार सभी धन विधेयक वित्त विधेयक के श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। वित्त का मतलब होता है राजस्व, और उस वित्त में धन भी आता है, किंतु सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे जरूरी नहीं है। किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, लेकिन सभी वित्त विधेयक जरूरी नहीं है धन विधेयक हो। केवल वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं, जिनका उल्लेख संविधान के 110 में किया गया है। 110 वाले धन विधेयक होते हैं। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117 में ही है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आती है। पूर्व अनुमति से आती है मतलब बिना राष्ट्रपति के पूछे धन विधेयक या वित्त विधेयक को लाया नहीं जा सकता। दूसरा, इसे जब भी लाया जाएगा तो लोकसभा में ही लाया जाएगा, ये राज्यसभा में नहीं आते। ध्यान रखिएगा, ये राज्यसभा में नहीं आते हैं, ठीक है। वित्त विधेयक की बात कर लें। प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक वह विधेयक है जो अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी मामले होते हैं। इसके अलावा अन्य मामले भी होते हैं। जैसे एक विधेयक में ऋण संबंधी खंड हो, लेकिन विशिष्ट रूप से ऋण के संवर्धन भी हो, तो वो वित्त विधेयक कहलाता है। केवल ऋण होता तो धन विधेयक होता, लेकिन वित्त विधेयक भी है। 2 रूपों में धन विधेयक के समान है। ये जो वित्त विधेयक है ये 2 रूपों में धन विधेयक के समान है। एक तो लोकसभा में आएगा, दूसरा राष्ट्रपति से पूछ कर आएगा, ठीक है ना। तो सारे जो वित्त विधेयक हैं वो जरूरी नहीं कि धन विधेयक हो, लेकिन सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी मामलों में एक वित्त विधेयक वह विधेयक है जिसे उसी प्रकार व्यवहित किया जाता है जैसे साधारण विधेयक। आपको यहाँ पर ये समझना है कि वित्त विधेयक कैसे पास किया जाता है, साधारण विधेयक की तरह, ठीक है। जिन्हें भी यहाँ पर ये बातें कम समझ में आएगी क्योंकि हम रीडिंग लगा रहे हैं लक्ष्मीकांत, वो हमारी प्रीवियस वीडियो देखेगा पॉलिटी बाई अमरेंद्र पांडे, उसमें ये सब चीज़ें सिक्वेंसली कॉन्सेप्चुअल बताया गया है। और लक्ष्मीकांत आप कहते हैं कॉन्सेप्चुअल है, मुझे इनका कॉन्सेप्ट तो बहुत बिखरा हुआ नजर आ रहा है। साधारण विधेयक, इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। मतलब वित्त विधेयक आता है धन विधेयक की तरह लोकसभा में और राष्ट्रपति से पूछ के, लेकिन फिर पास होता है साधारण विधेयक की तरह। मतलब
मतलब इसे राज्यसभा रोक सकती है 6 महीने तक, मतलब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, आदि आदि। हालांकि सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित कर आदि को तब तक कम या समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति इसकी सहमति न दे दे। यदि इस प्रकार के विधेयक दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को गतिरोध समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाती है। देखिए, अगर धन विधेयक होगा तो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, लेकिन अगर वित्त विधेयक होगा तो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होगा, क्योंकि वित्त विधेयक साधारण विधेयक जैसा पास होता है, साधारण विधेयक जैसा, और साधारण विधेयक में यही होता है कि संयुक्त अधिवेशन होती है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे या उसे रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। मतलब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस से जो वित्त विधेयक आगे जाता है उस पर राष्ट्रपति वीटो कर सकता है, जबकि धन विधेयक पे आप जानते हैं वीटो नहीं कर पाता है। वित्त विधेयक में भारत की संचित नीति पर भारी व्यय संबंधी उपबंध होते हैं, लेकिन इसमें वो कोई मामला नहीं होता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में होता है। जो दूसरी श्रेणी का वित्त विधेयक है उसमें 110 की बातें नहीं होती, धन विधेयक की कोई बात नहीं होती, फिर केवल और केवल उसमें बातें लोक कल्याण की होती हैं। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके लिए भी वही प्रक्रिया है जो साधारण विधेयक के लिए है। ठीक, इस विधेयक की एकमात्र प्रमुख विशेषता यह है कि सदन के किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जाता जब तक राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा न दे दे। तो वित्त विधेयक जो दूसरी श्रेणी का है को संसद के किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है, ठीक है ना। देखिए, प्रथम श्रेणी का जो वित्त विधेयक है उसमें 110 की भी बातें हैं और लोक कल्याण भी है। जो द्वितीय श्रेणी का धन वित्त विधेयक है केवल लोक कल्याण है। इसलिए ध्यान रखिए, जो प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक है केवल लोकसभा में आता है, लेकिन जो द्वितीय श्रेणी का वित्त विधेयक है कहीं भी आ सकता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की भी आवश्यकता नहीं होती। तो द्वितीय श्रेणी का विधेयक वित्त विधेयक मतलब साधारण विधेयक, प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक इसी पर धन विधेयक के भी जैसा कुछ ट्रीटमेंट होता है। दोनों ही सदनों में से स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि इस प्रकार विधेयक दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो ध्यान रखिए कि वो अपनी स्वीकृति दे सकता है, उसे रोक भी सकता है, मतलब वीटो भी कर सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक देख लें। ये तब होता है संयुक्त बैठक जब दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो, और गतिरोध उत्पन्न होगा तो कौन कौन से मामलों पे संयुक्त अधिवेशन होगा। तो संयुक्त अधिवेशन हो सकता है वित्त विधेयक पे, और संयुक्त अधिवेशन हो सकता है साधारण विधेयक पे। धन विधेयक पर ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस नहीं होता, संविधान संशोधन विधेयक पर भी ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस नहीं होता। आपको पता लग गया, बिल 4 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। वित्त विधेयक चूंकि साधारण विधेयक जैसा पास होता है इसलिए यहाँ पे ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होता है, साधारण पे ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, या दूसरे सदन बिना विधेयक को पास किए 6 महीने तक रोक ले, तो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होता है। राष्ट्रपति ये समझ जाता है कि दोनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है, तो इसलिए वो क्या करता है, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुला देता है। उपरोक्त 3 परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने के, इसके चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक द्वारा पास किया जाता है, और ये साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामलों में ही बुलाया जा सकता है, सभी मामलों में नहीं। लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे तो ये सब हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन मैं बार बार आपको फैक्ट मिस नहीं होने दूंगा। मैं बता रहा हूँ कि ये बैठक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में ही होती है। संसद में बजट की बात करें, मैंने बताया कि बजट जो है इसकी प्रकृति है वित्त विधेयक, लेकिन इसे पास किया जाता है धन विधेयक के रूप में 110 के रूप में, जबकि है ये एक्चुअल में 117। हमारे संविधान में जो बजट है इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ जो उल्लेख है वो है वार्षिक आय व्यय का वित्तीय ब्यौरा, वार्षिक वित्तीय विवरण इसको कहते हैं। बजट को संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है, जिसमें हम वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं, बजट के नाम से नहीं। राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां बजट में होती हैं। राजस्व बढ़ाने के साधन होते हैं। खर्च का अनुमान होता है बजट में,
वास्तविक प्राप्तियां और खर्च का अनुमान होता है। आने वाले साल के लिए आर्थिक एवं वित्तीय नीति व्यवस्था की बात यहाँ पर होती है। भारत सरकार के दो बजट होते हैं, एक रेलवे बजट, एक आम बजट। अब हम लोगों ने पिछले साल से देखा रेलवे बजट को आम बजट के साथ शामिल कर दिया गया। पहले रेलवे बजट में सिर्फ रेलवे मंत्रालय का आय व्यय शामिल होता था, जबकि आम बजट में भारत के सरकारी सभी मंत्रालयों के आय व्यय शामिल होते थे। रेलवे बजट को आमतौर पर एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1921 में स्वीकार किया गया था। इसके निम्नलिखित कारण हैं। रेल वित्त में लचीलापन लाना, रेलवे के नीति निर्धारण में उपलब्ध कराना, रेलवे के राजस्व, ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ कारण लिखे गए हैं। भारित व्यय, तो हमारे सरकार की जो अपनी निधि है उसको हम लोग संचित निधि के नाम से जानते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, इसे भारत की निधि भी कहते हैं। बजट दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय देखें एवं भारत सरकार की संचित निधि से किए गए व्यय। एक भारित व्यय होते हैं, भारित व्यय, और एक किए जाने वाले खर्च। जो भारित व्यय है ये जाएगा ही जाएगा, और जो किए जाने वाले हैं इनमें बजट में उतार चढ़ाव हो सकता है। भारित व्यय के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता। जो भारित व्यय हैं इस पे चर्चा भी नहीं होती, मतदान भी नहीं होता, ये पास कर दिया जाता है। लेकिन जो इससे खर्च किए जाने हैं उसके लिए धन विधेयक लाया जाता है, जिसको हम लोग अनुदान बजट कहते हैं, है ना, ठीक। अर्थात इस पे केवल चर्चा होती है, जबकि अन्य प्रकार के मतदान कराया जाता है। भारित व्यय की सूची निम्न प्रकार है, जिस पे मतदान नहीं होता वो व्यय नहीं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति की परलिप्ति या भत्ते वेतन, इस पे कोई मतदान नहीं होता। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, ये सब भारित है ना व्यय संचित निधि पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन पे बात नहीं होगी, भारत नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वेतन पर बात नहीं होगी। ये सारे व्यय जो हैं भारित व्यय हैं। बजट के पारित होने की प्रक्रिया क्या है? 6 स्तर होते हैं भारत में पारित करने के। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर बजट पर आम बहस होती है, फिर विभागीय समितियों की जांच होती है, फिर अनुदान की मांग और मतदान किया जाता है, फिर विनियोग विधेयक का पारित होना होता है, फिर वित्त विधेयक का पारित होना होता है। इस तरीके से बजट पास होता है। तो बजट के कुल 6 चरण हैं। लोकसभा के साथ असमान स्थिति, अगर कोई असमान स्थिति हो, लोकसभा का राज्यसभा से ज़्यादा अधिकार है, कैसे उसको देखना है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, ये एक असमान स्थिति है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृति और संशोधित नहीं कर सकती है, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। लोकसभा को लौटा देना जरूरी है, ये भी एक असामान्य स्थिति है। संसदीय विशेषाधिकार पर बात कर लें, इसे कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों के लिए कुछ उन्मुक्तियां और छूट देती है, जो संसद के दोनों सदनों की समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होती है। यह इनके कार्यों की स्वतंत्रता को, प्रभाविता को और अधिक आवश्यक बनाते हैं। इन अधिकारों के बिना सदन न तो अपनी स्वायत्तता और सम्मान को संभाल कर रख सकती है और न ही अपने सदस्यों को किसी भी संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु सुरक्षा दे सकती है। संविधान ने संसदीय अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए हैं जो संसद के सदनों या ऐसी किसी भी समिति में बोलते और हिस्सा लेते हैं। इनमें भारत का महान न्यायवादी और केंद्रीय मंत्री भी शामिल है, क्योंकि ये भी सदन में बोलते हैं, भाग लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार 2 वर्गों में है। वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदनों सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं और वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करता है। तो एक सामूहिक विशेषाधिकार है, एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। संसद की संप्रभुता देख लें। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है। संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति से है। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित होता है। इसके प्रभाव एवं न्यायक्षेत्र पर वहाँ कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। यही कारण है कि इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता है या सर्वोच्चता है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में जनता संप्रभु है। सरकार की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम अगर हम देखें, भारत में शासन की फेडरल प्रणाली है जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है। दोनों स्वयं को प्राप्त विषयों पर क्रियान्वयन करते हैं, अतः
संसद की विधि निर्माण की शक्ति केवल संघीय सूची और समवर्ती सूची तक है, राज्य सूची पर नहीं, राज्य सूची पर नहीं। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारी संसद की सर्वोच्चता पर रोक लगाती है, संसद की सर्वोच्चता पर रोक लगाती है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास हम लोगों की। आज की क्लास, फिर कल की क्लास आप लोगों को फिर से मिल जाएगी। 2 दिन मैं रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि 2 दिन में